हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आप लोगों ने विज्ञापन को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। मैंने आपको कल बताया था 15 तारीख के आसपास से फॉर्म भरा जाएगा और वही हुआ है आपके विज्ञापन में। जो विज्ञापन आया है 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 12 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो आपका विज्ञापन जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो 15 पेज का है और उस पर पूरा डिटेल जानने में आपको काफ़ी अच्छा खासा समय लगेगा। लेकिन मैं मेन चीज़ आपको बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने पूरा डिटेल में समझ लिया है, लेकिन कई लोगों को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। और दूसरी बात कि अभी तक किसी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं आया है। कई जगह ये भी अफवाहें फैल रही है कि किस टॉपिक में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह अनुमानता ही अभी चल रहा है, लेकिन तैयारी में आप लोग लगे रहिए। लेकिन लास्ट में मैं प्रयास करूंगी ये बताने का। आप लोगों का सवाल है एनसीईआरटी पढ़ें या एससीईआरटी, वो भी उन्होंने क्लियर किया है। और जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम अभी जुलाई में देने वाले हैं, उनके साथ भी क्या दिक्कत है। कुल मिलाकर ये कहिए विज्ञापन में आप जब फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म के फीसेस क्या होंगे और आप कब तक भर सकते हैं, कब लास्ट तिथि है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए, इतना तक क्लियर हुआ है। बाकी कुछ विशेष क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोगों में से कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो 1 to 5 है उसमें इंटर की मांग की जा रही है, 50% मांग है, तो वो भी सही है। यानी कि आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि पहले आप लोग जो भी है 1 to 5 का बात कर लेंगे, उसके बाद बस बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और 1 to 5 हो गया, 1 to 5 में, और 6 to 8 तो मैं लिखूँगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए मैक्सिमम अभ्यर्थी थे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, वो लोग सारे दुखी हैं, इसलिए मैं उस पर कोई बात भी नहीं करूँगी। 6 to 8 पर आप लोग कहते हैं कुछ बोलिए, जब सीट ही नहीं दिया है उन्होंने। लेकिन हाँ, उम्मीद मत खोइए, इलेक्शन के आसपास वो 6 to 8 का स्पेशल कराएंगे ऐसा लगता है, इसीलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ पर 9th and 10 का देख लेंगे, इसमें थोड़ा लंबा स्पेस छोड़ते हैं। और ये 11 आपका हो गया, 11th और 12। बस विशेष कुछ नहीं समझना है, आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है। यहाँ पर जो आप लोगों का सवाल है कि क्या कि इंटर में कहा जा रहा है कि जैसे आपका इंटरमीडिएट है, तो इंटर में जो है कहा जा रहा है 50% चाहिए मार्क्स, तभी आप भर सकते हैं। तो ये सही उन्होंने दिया है कि अगर आप सिर्फ इंटर करके डीएलएड या डिप्लोमा कुछ भी किए हुए हैं, D4 लिख दिया मैंने, तब यहाँ पे आपको 50% चाहिए। लेकिन अगर आपने बीए भी किया हुआ है या फिर बीएससी जो भी है आपका, बीए किया हुआ है आपने और प्लस आपने बीएड किया हुआ है, तब यहाँ पे आपके इंटरमीडिएट के परसेंटेज को मान्यता नहीं दी जा रही है। तब यहाँ पर आपके बीए के परसेंटेज को देखा जा रहा है, उसमें आपका 50% चाहिए। ये यहाँ पर आपका है। दूसरा आपका तीसरी आप बात जो है, सीटेट आपने पेपर 1 क्लियर किया हुआ है, तब आप पेपर 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। जो भी जनरल हैं उनको 750 लग रहा है, महिलाओं को छोड़कर। महिलाएं जो भी आरक्षित अनारक्षित रिजर्व कोटे में जो भी हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, उनको 200 रुपये लग रहे हैं। बाकी जो SC ST का जो अपना नॉर्मल है, कम है, बस UR वाले को 750 लग रहे हैं। तो ये है उनका कि वो कुल मिलाकर जिन्होंने BA BEd किया हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं 1 to 5 का भी। उसके बाद यहाँ पर ये क्लियर होने के बाद ये मुझे लगता है ये आपने समझ लिया है। तब यहाँ पर आते हैं और इसमें क्या है, देखिए कॉमर्स वाले भी मत बोलिएगा कि आपने मेरे बारे में नहीं बताया, क्योंकि पूरा 15 पेज के विज्ञापन में सारा चीज़ खुलकर दिया हुआ है कि जैसे किस तरह कंप्यूटर साइंस वाले मैथ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और 11-12 में भी जैसे कि आपने अगर PG किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पर BEd अनिवार्य कर दिया है, तो ये आपको पता है। और प्लस जो है आपका स्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको भरने में एलिजिबल है। यहाँ पर आपका सीटेट बोला गया है, और अगर आपने बीटेड पेपर 1 भी किया है तो भी यहाँ पर आप बीटेड पेपर 1 किए हैं तो भी आप 1 to 5 में भर सकते हैं। और 9th 10th की बात जहाँ तक है, तो 9th 10th में आपको कहा गया है कि 9th 10th में वही भर सकते हैं जिन्होंने जैसे कि साइंस का भी एक है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, आपने फिजिक्स से किया है या मैथ से किया है, बायोलॉजी आपने फिजिक्स से किया है, किससे BA BEd किया हुआ है, उसके साथ कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर आपको पता है सामाजिक अध्ययन की बात करती हूँ, और साइंस वाले के लिए भी वही क्राइटेरिया है, कॉमर्स वाले के लिए भी वही क्राइटेरिया है।
लेकिन मैं बात करूं सामाजिक अध्ययन वाले, या आप ये कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आपका कोई भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, अगर आप 9th-10th के लिए हैं तो इसके लिए आपको बीएड चाहिए और प्लस जो आपने अपना किया हुआ है ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है आपका, बीएससी या फिर आपका बीकॉम जो भी है, प्लस बीएड हो गया आपका, प्लस जो है आपका स्टेट पेपर 1। देखिए स्टेट पेपर 1, अब इसमें आप लोगों का जो भी सवाल है, अब देखिए आप लोग मैक्सिमम सामाजिक अध्ययन वाले कमेंट करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए पहले तो उन्होंने स्टेट बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। स्टेट अनिवार्य, जब स्टेट का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो स्टेट में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अनिवार्य किया था। उसके बाद आपका पॉलिटिकल था और इकोनॉमिक्स था। ये आप लोगों को पता था कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी दो में से कोई एक तो होना ही होना है, और प्लस इसमें से दो में से कोई एक होना है। ये उस समय की बात है। मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, दीपक कुमार जब आपके थे बिहार में तो उस समय जो ट्विटर पर उन्होंने, चूँकि अभ्यर्थी बहुत हल्ला कर रहे थे टोटल अभ्यर्थी कितना क्वालिफाई, तो उन्होंने एक 80,000 का डाल दिया था। कोई वो वेरीफाइड नहीं था कि 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए। मैं शुरू से ये बात कहते आ रही हूँ, मैं आज भी आपको यही कहती हूँ कि अभी भी स्टेट में 80,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं किए हैं, क्योंकि उन्होंने इस मसले को शांत करने के लिए 80,000 का दे दिया। अब अगर आप मान लेते हैं अगर आपकी ठीक है 80,000 का उन्होंने दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि 80 में ऐसे टोटल जैसे कि 80,000 है, तो इसमें टोटल इतने अभ्यर्थी, कम से कम आप ये समझ लीजिए कि इसका 1/4 जो है अभ्यर्थी, यानी कि 20,000, 10 से 20,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, यानी जैसे कि अनिवार्य ज्योग्राफी, हिस्ट्री किया गया था, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था और उन्होंने फॉर्म भर दिया, वो पास भी कर दिया। और मैं आपको पुख्ता सबूत दे सकती हूँ कि उनको मेरिट में भी डाल दिया, उनको रैंक भी दे दिया गया था, जिनका कि ये सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे कई अभ्यर्थियों से मेरी खुलेआम बात होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो अभी तक स्टेट में तो ऐसा हुआ था, पता नहीं, आप समझ सकते हैं कि जिनका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, खुद मेरे से बात करके उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था, एक हिस्ट्री था, बाकी इसके अलावा कोई था नहीं, साइकोलॉजी था या ये था, लेकिन मेरा मेरिट में आ गया है। तो आप लोग सब समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। तो उस समय भी आप समझिए, उसमें भी बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई। इसमें वही काम किया है कि जो स्टेट में जो बातें कही गई थी, यहाँ पर भी वही बातें की गई है कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, साथ साथ ये आपका सब्सिडरी में होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है। प्लस उन्होंने इसके साथ ये कहा है कि आप जैसे जोर दे रहे हैं SCERT पढ़ने पर लगे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने SCERT तो स्टेट के टाइम ही पूरा कंप्लीट करा दिया था, लेकिन अब आपको NCERT भी पढ़ना पड़ेगा। NCERT ये पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने खुलकर ये कहा है कि NCERT लेवल तक जा सकता है, उससे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। और BPSC अक्सर जो प्रश्न बनाते हैं NCERT का ही मदद लेते हैं, यानी NCERT के तहत ही पूछे जाते हैं। तो आपको NCERT पर भी फोकस करना है। और ये 11-12 वाले का हो ही गया, विज्ञापन जो भी था सब कुछ क्लियर हो गया है कि 15 से आप फॉर्म भरते हैं, 12 जुलाई तक आपका फॉर्म लिया जाएगा और आफ्टर 1 मंथ यानी कि अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जबकि उन्होंने ऐसा कहा था कि फॉर्म फिलअप होने के बाद 90 दिनों का समय दिया जाता है। देखिए हम लोग जो भी अभ्यर्थी हैं या आप लोग जो भी हैं चाह रहे हैं कि फॉर्म भरने का समय दे, तैयारी का, यानी कि जैसे जुलाई में फॉर्म फिलअप कंप्लीट होता है तो आप समझ सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक में एग्ज़ाम लिया जाए। फ़ायदे में ऐसे भी सरकार है, वैसे भी सरकार है। आप इसकी डिमांड करिएगा तो सरकार बोलेंगे चलो ठीक है, आपको समय दिया हमने। सरकार तो चाह ही रही है कि समय निकलते जाए, क्योंकि जिस मंथ से वो ज्वाइनिंग करा देते हैं, ज्वाइन आपको करा देते हैं, उसके अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। तो सरकार तो चाह रही है किसी तरह ये इस बातों को खींचा जाए। और चूँकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, तो पढ़ाई में तो आप लोग लग ही गए होंगे, इस चीज़ों को समझ गए होंगे। आप लोगों में से कुछ का सवाल होता है कि मैम मेरा हिंदी है 9th-10th में, तो उसके लिए क्या पढ़े, आपने स्टेट में क्या पढ़ा था। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, देखिए आपका अब ये क्लियर हो चुका है। इसको मैं हटाती हूँ। जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कहा है, पहले तो आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दे देंगे, जिसमें कि आपका 100 नंबर का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये तो क्लियर है 25 एंड
75। ये सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो 1 to 5 में हो, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, चाहे वह 9 and 10 के लिए हो, चाहे वो 11 12 के लिए हो। ये तो पता ही है आपका। अब बात करते हैं 1 to 5 का, तो क्लियर ही हो गया है कि ये एग्ज़ाम दीजिएगा आप, उसके बाद आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा। लेकिन 9th 10th वालों के लिए क्या कहा गया था? 9th 10th वाले के लिए कहा गया है कि यहाँ पर जो 2 भागों में आपका बटेगा, ये आपका 100 अलग है, इसके बाद यहाँ पे टोटल आपका आता है 120, जिसमें कि 40 नंबर का आपका क्या रहेगा? ये सारा रहेगा। क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी, लेकिन सारा सब्जेक्ट आपका गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, सारा चीज़ आपका जिसमें जो आप इसमें पढ़ेंगे, साइंस, जनरल साइंस रहेगा, जीएस रहेगा, ये सारा चीज़ 40 नंबर में, और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अब देखिए आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया हुआ है, वही आपको पढ़ना है। आपका हिंदी है तो आप अपने हिंदी के लेवल को ऊंचा करिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए, हिंदी है तो हिंदी पढ़िए। 9th 10th को आप पकड़िए, आपका जो भी सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन को छोड़कर, और जिनका सामाजिक अध्ययन है उनको चारों पढ़ना है। और अब मैं बता दूं, जिनका सिर्फ भाषा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी है, उनको भी सामाजिक अध्ययन में जाना है, क्योंकि 40 नंबर यहाँ से आपको उठाना है। तो इतनी तो आपको जानकारी, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा, जनरल स्टडीज़ वगैरह करिएगा तो हो जाएगा। तो आप अपने इस 80 नंबर पर थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए। मैथ वगैरह आपका अच्छा है तो उस पर भी थोड़ा सा मैथ रीजनिंग देख लीजिए, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप लेवल बढ़ा कर पढ़िए, जैसा कि उन्होंने कहा है। और चूँकि ये प्राइमरी का नहीं है, ये 9th and 10th का है, तो ये नहीं सोचिएगा कि मैट्रिक इंटर का, इंटर तक अभी आप टारगेट करिए। मैं आपको कहती हूँ एक बार और फ्रेश सिलेबस अभी आएगा, तब तक आपके पास कुछ बेसिक होना चाहिए तैयार। तो ये आपको पढ़ना है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपके पास कोई सवाल भी नहीं होगा इसको लेकर के। सारी उधेड़-बुन कई चैनलों पर क्लियर कर दिए गए हैं। मैं थोड़ा लेट से मेरा वीडियो आता है, लेकिन चूँकि आप लोग इंतज़ार करते हैं इसलिए आपके लिए लाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। क्लास आज से कोशिश करूँगी शुरू करने का, या कल आएगा। मैंने पोल भी किया था आप लोगों को क्या जानना है, रिवीजन चाहिए, क्या चाहिए, आप लोगों ने उसका अच्छा रिप्लाई किया है। एक बात और छूट गई है, देखिए एक चीज़ और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो अपेयरिंग वाले हैं, सीटेट वाले कहिए या जो भी हैं, उनको क्या डेट निश्चित किया है? 31 अगस्त 2023। अब देखिए ये क्या है, ये जो 31 अगस्त 2023 है, तब तक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बीएड का या सीटेट का ये अंडर कंसिडरेशन है, अभी तक कुछ क्लियर ज़्यादा विशेष आपके इस विज्ञापन में भी नहीं हुआ है कि अपेयरिंग वाले अगर फॉर्म भर देते हैं तो आगे चल के उनको किस तरह से व्यवधान उपस्थित किया जाएगा। फॉर्म भरने का भी आप समझ सकते हैं, कई कैटेगरी के लोग होते हैं, किन्हीं को 200 लगेगा, किन्हीं को 700 लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये कोई आपको क्लियर नहीं कर सकता है कि वो सीटेट के रिजल्ट की बात कर रहे हैं या बीएड के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। कि अगर बीएड भी आप कर रहे हैं, फॉर्म आपने भर दिया, तो 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर आपका ये नहीं माना जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। फॉर्म बहुत ही सतर्कता के साथ भरना है, क्योंकि एक बार आप अगर पेमेंट कर दीजिएगा तो वो आपको एडिट का समय नहीं देंगे। पेमेंट करने के पहले एक बार 2 बार ज़रूर एडिट करिएगा। जो भी आपके पास EWS है, जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं EWS, सबको आप रिन्यू करवा लीजिए, सबको अपडेट करा लीजिए। आपके पास अभी 15 दिन का समय है, उसके बाद फिर आप फॉर्म भरना शुरू करिए। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने अगली वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल पर।